हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो 2023 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे उसका हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले 46 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी थी सॉल्यूशन। हम लोग अभी तक 3 पार्ट पर हैं और 3 पार्ट में 46 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। अब हम लोग 47वें क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है वो वेक्टर की क्वेश्चन है और वेक्टर की जो फॉर्मूला लगना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आप बार बार कई बार इस चीज को पढ़ चुके हो, इस फॉर्मूला को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप ये दो फैक्टर आपके पास है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10i से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर j से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर k से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10i कैप में पहले इससे करते हैं। तो 10 में -4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -40 और i क्रॉस i हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर करें 10i से अगर हम इसमें करें तो 70 और i क्रॉस j हो जाएगा, है ना। i और j का क्रॉस हो जाएगा। फिर 10i में अगर हम इससे करें तो -110 110 और i क्रॉस k। लाइन से ही लिखना है। i इधर से अगर मल्टीप्लाई उधर करना है तो i को पहले k को बाद में, ठीक है। ऐसे नहीं k को आगे और i को पीछे कर दोगे तो उसमें आंसर में बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये हो गया, 10 से हमने कर लिया। अब हम लोग j कैप से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो j से इसमें करते हैं तो -4 j क्रॉस i, ठीक है। फिर j से इसमें करते हैं तो +7 j क्रॉस j। आगे अगर हम इससे इसमें करें तो -11 और j में k से j क्रॉस k, सब में कैप लगाएंगे। चलो अब k से तीनों में करेंगे तो -4 k क्रॉस i, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। फिर इससे अगर आप इसमें करो तो कितना हो जाएगा 7 और k क्रॉस j, और लास्ट में k में -11 k से तो -11 k क्रॉस k। इस तरह से मैंने टोटल मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसकी सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए 40 i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू 0 होती है, तो -40 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। प्लस अगर हम बात करें 70 इंटू तो i क्रॉस j, तो i क्रॉस j की वैल्यू k होती है, तो यहाँ कैप k हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब आगे देखो यहाँ माइनस है तो -110 लिख देते हैं। देखो यहाँ -110 और i क्रॉस k, तो अब देखो i क्रॉस k जो होता है वो -j होता है, तो यहाँ पे हम -j कैप कर देते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर -4 और j क्रॉस i, ठीक। आप देखो यहाँ पे j क्रॉस i की वैल्यू -k है, तो -k ये तो अब आपको याद रखना ही होगा, है ना। और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बढ़े तो 7 और फिर j क्रॉस j की भी वैल्यू 0 होगी। देखो j क्रॉस j 0। फिर यहाँ -11 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है। j क्रॉस k को हम i लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम i डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहाँ तक हम लोग पूछे? -11 तक। अब यहाँ -4, फिर है यहाँ -4 और k क्रॉस i, तो k क्रॉस i की वैल्यू जो है वो j है, तो अब हम यहाँ पे j लिख देते हैं। फिर प्लस है 7 और k क्रॉस j, तो k क्रॉस j की वैल्यू k और j -i, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और फाइनली -11 और k क्रॉस k की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। बस अब आप इसको अरेंज कर दो, है ना, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो चलो अरेंज कैसे करेंगे। देखो ये तो पूरा 0 हुआ। अगर यहाँ बात करें तो 70 k कैप, यहाँ माइनस प्लस हुआ, है ना, तो माइनस प्लस 110 j और कैप लगाएंगे। अच्छा, आगे यहाँ तक है, यहाँ से तो ये फॉर्मूला थी, इधर ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद ये माइनस प्लस 4k कैप, उसके बाद फिर ये 0 हुआ और फिर यहाँ -11 i कैप। अच्छा, उसके बाद कितना है -4j कैप और फिर माइनस ये प्लस माइनस -7i कैप, ठीक है। और फिर ये 0 मल्टीप्लाई हो गया। तो रिजल्ट आपका आया। आप सबसे पहले i को देखो, i दो जगह पे है, -11i और -7i, तो हो जाएगा -18i कैप, ठीक है। और j भी देखो दो जगह पे होना चाहिए, यहाँ पे j 110 और यहाँ पे है -4, तो 110 से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा 106 और j कैप।
और उसके बाद अब k और k को अरेंज करते हैं एक जगह पे, दो जगह पे 70 और यहाँ पे 4, तो 70 और 4 ऐड होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो 74 k कैप। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ऐसा ऑप्शन तो होना ही चाहिए आपके पास, देखिए ठीक है। तो आंसर देखिए -18i कैप, फिर +106j कैप और +24k जो सॉल्यूशन आई, और इसका ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसको ध्यान से काफ़ी देखे हैं, तो देखने के बाद ये पता चला कि आंसर यही सही है, हमारा ऑप्शन ही है जो गलत है। -18i +106j कैप +74k कैप, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ +106j कैप होना चाहिए था। तो काफ़ी इसमें काफ़ी विचार करने के बाद भी इसका सॉल्यूशन यही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी आंसर यही होगी, ऑप्शन गलत है। तो आप ये आंसर, हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हो क्वेश्चन में, यहाँ माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस होगा ऑप्शन में, हो सकता है। लेकिन हमारी जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी चेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो यही आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वो यही होगा। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे से हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होते हैं जिसके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, और ऑप्शन जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है वहाँ पे ऑप्शन गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे बुक होते हैं उसमें टाइपिंग वगैरह में गलत हो जाते हैं, तो वही गलती हो सकती है यहाँ पे, जिसके कारण से आंसर मैच नहीं कर रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बाकी आपको प्रोसेस पता है कि कैसे करना होता है, आप ये करके देखो, शायद हो सकता है कि आपसे ये ऑप्शन मैच कर जाए, लेकिन हमसे आंसर यही आ रहा है और आपके सामने मैंने ये करके दिखाया, तो आंसर यही होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बुआ क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है। आपको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में अलग कर दिया हमने। e के पावर x को भी डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, इसको भी हमने अलग कर दिया। और अब आपको पता है डिफरेंशिएशन निकालने की फॉर्मूला आपको पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू वाली है ना, तो पावर आगे करते हैं और पावर में से एक सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, यही आपका आंसर हो गया 3x² + e टू दी पावर x, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन है तो आपको तो बहुत मजा आ जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसको अलग अलग कर दो, यानी आपको tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, है ना, और फिर sin² x का भी डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब बहुत सिंपल है, देखो tan x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो sec² x होती है, ये तो आपको पता है कि tan x का sec² x, ये तो फॉर्मूला ही है। और sin² x का निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने पढ़ा ये चीज, पहले तो इसको होल स्क्वायर कर दो और इसको sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये हमने d लगाया यहाँ पे सब में। अब sec² x तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है और इसका पावर आगे आएगा और फिर इस क्वेश्चन के पावर से एक सबट्रैक्ट होगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो रिजल्ट sec² x + 2 sin x × cos x, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा ऑप्शन मैच करना चाहिए, sec² x + 2 sin x × cos x, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये भी हो सकता था, जैसे कि sec² x को sec² x ही लिखा जाए और ये जो 2 sin x × cos x है, 2 sin x × cos x sin 2x के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही होता है 2 sin x × cos x, पढ़ा ही होगा आपने। तो ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो ऐसे भी ऑप्शन हो सकते थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन यहीं से मैच कर गया तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 2023 वाले में एग्जाम में, और हम लोग हाफ सेंचुरी वाले क्वेश्चन पे चल चुके हैं, है ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ देखो d2/dx² है, यानी हमको डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है एक ही फंक्शन को। तो सबसे पहले e टू दी पावर 5x है, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको y लेट कर लेते हैं और इसको डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएशन कर ले, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में
और e टू दी पावर 5x को तो 5x के रिस्पेक्ट में निकालना होता है ना, आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होती है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही हो जाता है। तो उसी तरह से e टू दी पावर 5x का e टू दी पावर 5x है तो 5x के रिस्पेक्ट में, जैसे e टू दी पावर x है तो यहाँ x लिखा हमने, अगर यहाँ e टू दी पावर 2x होता तो नीचे आपको 2x लिखना होता और फिर इस 2x को x के रिस्पेक्ट में निकालना होता और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर 2x का e के पावर 2x ही रह जाएगा और 2x के डिफरेंशिएशन के लिए 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और x बचेगा और x की डिफरेंशिएशन 1, तो 1 हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे इसी तरह क्वेश्चन होता है e के पावर 3x, तो इसको 3x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर 3x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x ही रह जाता और 3x में 3 बाहर और x का 1 ये हो जाता। यानी तो समझ रहे हो, तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं e टू दी पावर 5x को 5x के रिस्पेक्ट में और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy अपॉन dx e टू दी पावर 5x का यही रह गया और 5x में 5 बाहर और dx कट के 1 हो गया, तो सिर्फ यही बचा, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू 5 आगे e टू दी पावर 5x। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन निकालते हैं, मतलब हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 2 बार करने के लिए क्या करें, dy अपॉन dx को d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे और 5 तो कांस्टेंट है आगे रहेगा और e के पावर 5x का फिर से 5x के रिस्पेक्ट में और 5x को x के रिस्पेक्ट में, अब सब में d लगा लेते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 5 बाहर है, e टू दी पावर 5x का e टू दी पावर 5x, 5 फिर से बाहर आएगा और x कट के 1 बचा, यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर आया वो क्या आया वो देखो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 5 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25 e के पावर 5x। तो ये आंसर। अब ऑप्शन तो मैच करना चाहिए कोई ना कोई, देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए अब आप ऑप्शन देखिए 25 और e के पावर 5x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यानी कि 3D ज्यामिति है ना। तो ये त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लाइन है और 2 लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। मतलब 2 लाइन है, एक लाइन 2 लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है। तो और दोनों की डायरेक्शन रेशियो दी हुई है, पहले लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो दी हुई है, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में दिक अनुपात बोलते हैं, आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में भी। तो डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात दिया हुआ है पहले लाइन का भी और दूसरे लाइन का भी, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं पहले फॉर फर्स्ट लाइन, अगर हम पहले लाइन के लिए चले तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग दिक अनुपात बोलेंगे, हिंदी वहां लिखा हुआ है, तो वो आपने कल पढ़ा था A1 B1 और C1, मतलब A B C होता है लेकिन 2 लाइन है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो A1 B1 और C1। अब A1 आप बताओ क्या है, तो आप यहां पे देखो, ठीक है, पहले लाइन की जो दिक अनुपात है वो है x है, 5 है और 3 है, ठीक है, वहां पे थोड़ा मीठा हुआ है, x 5 और 3। और इसी तरह से, और अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें, फॉर सेकेंड लाइन, ठीक, तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है, इसको A2 B2 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A2 यानी 20 10 और 6, ठीक है, ये हो गया आपका। तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात दिया है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बताओ कि इस x की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया है लेकिन उसमें से एक वैल्यू अननोन है x, और इसी x का वैल्यू निकालना है जबकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम आपको यहाँ बता दें कुछ बातें, जैसे लाइन 1 है इसकी डायरेक्शन रेशियो दी हुई है, लाइन 2 है इसकी डायरेक्शन रेशियो दी हुई है, और अगर लाइन 1 पैरेलल हो गया लाइन 2 का, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के क्रम में, ठीक है, A1 अपॉन A2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो है x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए और z एक्सिस के लिए, इनका रेशियो बराबर होता है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे भी दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो A1 अपॉन A2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो A1 और A2 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू x और A2 का वैल्यू 20 इक्वल B1 बाई B2। तो B1 हो गया 5 और B2 हो गया 10, ठीक है। और फिर C1 बाई C2, तो C1 3 और C2 6, तो 3/6। अब कोई भी एक बराबर कर लेते हैं, या तो आप इसको बराबर कर लो या फिर इसको बराबर कर लो, x की वैल्यू कहीं से भी आ जाएगी। तो हम यही कर लेते हैं, x बाई 20 इक्वल टू 5/10। ये 2 बार में गया, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये x का आंसर है और ऑप्शन तो मैच कर गया है A, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अगेन जो हमने 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है वही 52 नंबर भी क्वेश्चन उसी के जैसा है। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है। फर्स्ट लाइन, ठीक है, फॉर फर्स्ट लाइन का 52 नंबर क्वेश्चन है ना। फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो गिवन है A1 B1 और C1, ठीक है। और दूसरे लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में दिक अनुपात, याद रखना, डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात दिया हुआ है। यहाँ एक जगह पे हिंदी लिख दे रहे, लाइन मतलब तो जान ही रहे हो, रेखा, दिक अनुपात दिया है। और ये है A2 B2 और C2। और क्वेश्चन का है कि दोनों पैरेलल लाइन है। तो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कि अगर लाइन 1 पैरेलल हो जाए लाइन 2 का तो डायरेक्शन रेशियो इस फॉर्म में लिखते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को इक्वल करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि डायरेक्शन रेशियो 2 पैरेलल लाइन का दिया है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो आपको बताना है कि A1 इंटू C2 अपॉन A2 का वैल्यू क्या होगा। A1 इंटू C2 अपॉन A2 का वैल्यू, तो यही से निकल जाएगा, मतलब A1 में C2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ कि A1 में C2 को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको और इसको बराबर तो नहीं कर सकते, क्योंकि A1 इंटू C2 नहीं होगा। इसको और इसको साथ में लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको और इसको साथ में ले तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग A1 इंटू C2 ये आएगा। तो हम यहाँ पे इसको और इसको बराबर करते हैं, A1 बाई A2 और C1 बाई C2, ऐसा अगर हम करें, ठीक है। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट करें तो C2 को A1 के पास ले जाना होगा, इस C2 को A1 के पास। तो A1 इंटू C2, इस C2 को यहाँ ले गए, मल्टीप्लाई में गया, और अपॉन में A2 तो बचा ही है, ठीक है ना। तो ये C2 यहाँ चला गया, लेकिन इधर तो कुछ ना कुछ बच गया होगा, और उधर क्या बचा होगा, C1। तो बताओ कि A1 इंटू C2 अपॉन A2, ये क्वेश्चन के जैसा हो गया। ये किसके बराबर आया, C1 के बराबर। तो ये C1 ऑप्शन होना चाहिए, तो C1 देखिए, ये ऑप्शन नंबर D, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ये भी जो क्वेश्चन है वो 3D ज्योमेट्री की ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अंतर है, इससे प्रीवियस में जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, यहाँ भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दिया है, यानी दिक अनुपात, और 2 लाइन दिए हुए थे, लाइन 1 और लाइन 2, लेकिन वहां पे 2 लाइन पैरेलल थे। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समानांतर थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। अब यहाँ पे लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो अगर लाइन सेम चीज, लेकिन थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला में बदलाव होगा। अगर लाइन 1 पैरेलल, पहले से पैरेलल का हमने साइन दिया था, यानी समानांतर का, अब पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर का साइन देते हैं ना। तो लाइन 2, अगर लाइन 1 जो है वो लाइन 2 का परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल में हमने लिखा था A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये पैरेलल की कॉन्सेप्ट थी। लेकिन परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का वैल्यू 0 होता है। ये होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन है लाइन 1, पहले फर्स्ट लाइन के लिए चले। फॉर फर्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 53, इसकी डायरेक्शन रेशियो दी हुई है। तो डायरेक्शन रेशियो है 2
है ना, 3 और 5 यानी A1 B1 C1 की वैल्यू। एंड अगर चले फॉर सेकेंड लाइन, हम पूरा लिख के बना रहे कि आपको बाद में परेशानी ना हो क्वेश्चन को समझने में। डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो दी हुई है x, y और 4। तो कह रहा है कि आप 2x प्लस 3y का वैल्यू निकालिए, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 2 में x से मल्टीप्लाई होगा, 3 में y से मल्टीप्लाई होगा और 5 में 4 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2x प्लस 3y का ही तो वैल्यू चाहिए, तो 2x प्लस 3y को अगर इधर छोड़कर 20 को उधर भेज दे तो -20, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू -20 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेक्टर की क्वेश्चन है, मॉडुलस निकालना है यानी मापांक। ये आपके पास क्वेश्चन है, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर, और के के का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9, 16 और 25 यानी 50 हो जाएगा, है ना। और 50 को हम अगर स्क्वायर रूट के रूप में तोड़े तो आपको पता है ऐसे बनाओगे, है ना, 25 बार में, फिर 5 यानी 2 × 5 × 5, तो ये तो है ना एक साथ जोड़ा है यानी कि 5√2 के फॉर्म में, तो ये 5√2, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर, और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये ऐसे है, एक मैट्रिक्स यहाँ है, एक मैट्रिक्स यहाँ है, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में, जैसे कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स है यहाँ पे A11 ऐसे होता है ना, A11 A12 21 22, और इस तरह से फिर एक और मैट्रिक्स है B11 B12 B21 और B22। तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए तभी ये इक्वल वैलिड होगा, फिर ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर, यानी पहले रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है इसमें भी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है यहाँ 2a - 7, ठीक है, और यहाँ पे है a, यहाँ पे a है, तो 2a - 7 को हम a के बराबर कर सकते हैं, एक ये हो गया, और एक यहाँ पे पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट 1 और यहाँ पे b - 1, तो ये बराबर होगा। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लोगे ना, a इधर चलाएगा, तो 2a - a और -7 उधर, तो +7, यानी a की वैल्यू 7 आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये b है, ध्यान देना ये 6 नहीं है, ये b है, तो b - 1 = 1 एक्सचेंज करके लिख दिए, फिर b = 1 -1 को उधर ले गए +1, तो b की वैल्यू 2। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकल गई, यानी 7 और 2 ये आंसर होना चाहिए, 7 और 2, और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि a और b की वैल्यू पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू, तो a की वैल्यू पहले लिखे 7 और 2, तो ये 7 2 सी नंबर ऑप्शन। समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में पहुंचे हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये डिटर्मिनांट की क्वेश्चन है, यानी सारणिक, है ना। और डिटर्मिनांट निकालना आपने सीखा था, हम कहीं से भी 3 लगातार एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे लगातार, इधर से इधर से इधर से इधर से, कहीं से भी, बीच से भी, बस डायगोनल रूप में नहीं लेना, ऐसे आप ले सकते हो। तो लेने के लिए, और ये आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब अगर हम साइड से अगर इधर से लें तो पहले डिजिट अगर प्लस के रूप में लेते हैं, यानी 1 को लिया और फिर ऐसे स्पेस छोड़ेंगे, फिर दूसरे को माइनस के रूप में -1 हमने लिया और फिर ऐसे स्पेस छोड़े, और फिर तीसरे को +5, ऐसे आप लिखते हो, है ना। अगर इधर से भी लोगे तो पहला डिजिट प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, इधर से भी प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर बीच से, अगर जैसे कि ये पहला रो हो गया, दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो अगर पहले रो या तीसरे रो का एलिमेंट उठाते हो तो डिजिट उठाना है प्लस माइनस प्लस के रूप में। लेकिन अगर तुम बीच का रो उठाते हो, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा में दूसरा रो बीच का है, तो अगर 4 9 17, अगर यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 17 लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस के रूप में ना लिख के माइनस प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम ऐसे बनाए कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो कॉलम 1 और 3 अगर लेते हैं
तो वही प्लस माइनस प्लस, लेकिन अगर मिडिल वाला ले ले कॉलम 2 तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही डिटर्मिनेंट में। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो 1 है, 1 के सामने हमने एलिमेंट को छोड़ना है, तो यहाँ से ये और ये एलिमेंट छूटेगा तो ये बचेगा 9, 17, 10 और 22। फिर इस 1 के सामने के एलिमेंट को अगर छोड़ेंगे तो 4, 17, 5 और 22 बचेगा। 4, 17, 5 और 22। और फिर ये 5 के सामने के एलिमेंट को छोड़े तो 4, 9, 5, 10। 4, 9, 5 और 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 ये बाई क्रॉस करते हैं ना, तो 9 में 22 से, 22 में 9 से मल्टीप्लाई होगा 198, माइनस 17 में 10 से 170, फिर यहाँ 88 माइनस 85 है ना, प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 40 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 45। ऐसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 28 है ना। अच्छा, -1 यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो रिजल्ट 28 -3 -25। ठीक है, तो रिजल्ट आया ये 28 से 3 घटा 25 -25 यानी 0। ठीक है, तो आंसर 0 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 57 है ये भी डिटर्मिनेंट की ही क्वेश्चन है। तो चलो प्रैक्टिस हो जाएगा। कहीं से भी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, कहीं से भी, इधर से, इधर से, कहीं से भी, इधर से ही ले लेते हैं लाइन से। पहले प्लस में ऐसे स्पेस छोड़ा हमने, फिर -2 ऐसे स्पेस छोड़ा, और फिर प्लस प्लस माइनस प्लस और फिर -1। तो ये तो -1 है तो माइनस इसके कारण से लिखाया है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस आया है। और फिर यहाँ पे भी स्पेस हमने छोड़ा। इस 1 के सामने अगर डिजिट छोड़े तो 4161 बचेगा, 4161। इस 2 के सामने 5171, 5171 और इसके सामने 5476। ठीक है, रिजल्ट आएगा 1, 4 - 6, 5 - 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 30 - 28। तो 1 इंटू -2 और यहाँ पे 2 इंटू -2, ये सब तो आपको सब्ट्रैक्ट करने आता ही है, और ये 2 यानी -2 + 4 -2। बताओ 0 आएगा ये। तो इसका भी जो आंसर 0 ही आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट की ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 ही एलिमेंट का क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपने 2 क्वेश्चन बनाया वो 9 एलिमेंट का क्वेश्चन था, यानी 3 रो 3 कॉलम था। इसमें 2 रो 2 कॉलम का है। तो इसको तो बाई क्रॉस डायरेक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो, -sin थीटा इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस, उसके बाद कॉस थीटा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसके रिजल्ट क्या आएगा, तो -sin थीटा को आप यही छोड़ दो, और कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा तो लिख ही सकते हैं, है ना, माइनस, फिर कॉस थीटा को भी ऐसे ही छोड़ के और सेक को भी 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये से ये गया और ये से ये गया, तो बचा -1 -1। रिजल्ट इज -2 यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब 59 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 59 क्वेश्चन आपके सामने, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था कि सेकंड वाले मैट्रिक्स में आपको कॉलम चूज करना है। कितने कॉलम है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम है तो इस वाले मैट्रिक्स के रो को 2 बार लिख देना है। 2 कॉलम है तो इसका पहला रो है 1 0। ठीक है, तो इसका पहला रो 1 0, इसको 2 बार लिखना है। 1 0 1 0 2 बार लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद फिर दूसरे रो को भी 2 बार लिखना है। दूसरा रो है 0 1 0 1 0 1। ठीक, अब इसमें ऐसे लिखे, अब इसमें ऐसे लिखेंगे। एक बार में पढ़ लेंगे 2 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 0। और मैट्रिक्स तो बहुत हल्का चीज़ है, ये तो आपको आता ही है। फिर -3 4, तो -3 4 -3 4, बीच में प्लस। तो रिजल्ट यहाँ 2 आएगा, यहाँ -3 है ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। तो आंसर आया 2 - 3 0 4, ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक और इसको शॉर्ट मेथड से अगर बनाना चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, 1 0 0 1 इंटू 2 - 3 0 4। याद रखना, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है A, और ये जो है याद करो ये I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। I 2 रो 2 कॉलम के लिए अगर चले तो I की वैल्यू 1 0 0 1 होती है,
और 3 रो के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये होती है। ये 2 रो 2 कॉलम के लिए और ये 3 रो 3 कॉलम के लिए। तो आई है, तो आई से किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स वही रह जाएगा। अगर आई इंटू बी भी करते रिजल्ट बी मैट्रिक्स रह जाएगा, और आई इंटू बी न करके अगर बी इंटू आई भी करे ये बी ही रहेगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में तत्समक आव्यूह बोलते हैं ना, आई फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल की जो एलिमेंट होती है वो 1 होती है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई अनदर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। तो सीधा बात है, ये एक मैट्रिक्स है अननोन, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है और ये है आइडेंटिटी, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट रह जाएगा, यानी कि 2 - 3 0 4 वही का वही आंसर रह जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग आंसर डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं याद है टर्म तो फिर आप मल्टीप्लाई करना जानते हो, आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी मैट्रिक्स की ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस मैट्रिक्स में देखो सिर्फ एक कॉलम है, तो रो को सिर्फ एक ही बार लिखना है, 6 5 एक बार हमने लिख दिया इसके रो को, और फिर इसमें हम इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 और -1 बीच में प्लस डालेंगे, यानी रिजल्ट आएगा 6, है ना, 6 और प्लस माइनस -5 एंड रिजल्ट इज 1, ठीक है। तो आंसर 1 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 61 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन फिर मैट्रिक्स है और उसकी मल्टीप्लाई की क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखो, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो इसमें कितने कॉलम है, तो एक कॉलम और 2 कॉलम, तो इसके कॉलम को 2 बार लिखना है। सॉरी, इसमें 2 कॉलम तो इसके रो को 2 बार लिखना है, तो 2 कॉलम है इसके रो को 2 बार लिखे, तो -1 2 अलग अलग टर्म लिखे। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम में एक ही एलिमेंट है तो फिलहाल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि बीच में प्लस डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये अलग अलग है, ये अलग कॉलम था, एक अलग कॉलम, तो इस कॉलम के लिए -1 को हमने एक बार लिखा, इस कॉलम के लिए -1 को हमने एक बार लिखा, ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -1 और यहाँ +1, तो आंसर आपका ये आएगा -1 और 1 यानी ऑप्शन बी। अब बीच में ऐसे प्लस डाल दो तो पता चले -1 +1 0 और आंसर ए मार दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग कॉलम है। जैसे तुम देखो, एक चीज बताते हैं, वापस हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं। जैसे इसमें 2 कॉलम था, तो इसके रो को जब हमने लिखा 1 0, तो इसके रो में 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट 1 और 0, तो एक ही रो में 2 एलिमेंट है, इसलिए बीच में प्लस डाले हैं। लेकिन फिर जब हमने मतलब 1 0 को 2 बार लिखा, 1 0 और 1 0, तो इसमें 2 एलिमेंट है तो बीच में प्लस आया, फिर 1 0 लिखा है तो बीच में प्लस, लेकिन इन दोनों सिस्टम के बीच में यहाँ प्लस थोड़े लिखा गया है ना, क्योंकि अलग अलग है। तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम है। चलो हम इसको एक बार और बताते हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपके पास ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, दोनों अलग अलग सेक्शन है, तो 2 कॉलम होने के कारण इसके रो को हम 2 बार लिखेंगे, लेकिन इसके रो में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो 1 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई, जब इसके रो को लिखते थे इसके कॉलम को उठाते, तो कॉलम ऐसे होता है, लेकिन इसके कॉलम में भी एक एलिमेंट है, सिर्फ 1, तो 1 लिख के छोड़ देंगे, 2 एलिमेंट होता तो प्लस वगैरह जाता। फिर उसके बाद यहां भी दूसरे कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो यहां लिख देंगे -1, ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट जो होगा वो -1 और ये +1, तो आंसर ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन, अगेन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऐसे साइन है, डिटर्मिनेंट का ऐसे साइन होता है ना, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई में अंतर है। फिलहाल ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट में अगर आपको बाहर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, यानी 3 में 7 से 21, 3 में -2 से -6, फिर 3 में 8 से 24 और 3 में 0 से यानी 0। तो ये आपका आंसर हो गया, और आप ऑप्शन मैच करवा सकते हो, है ना, तो ऑप्शन ये सी नंबर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।